नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हम पंजाब चुनावों से लेकर प्रदेश की सभी बड़ी और अहम खबरों पर उनके प्रतिनिधियों से पीटीसी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं पंजाब चुनावों से जुड़ी। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं नैनपाल रावत, उन्होंने पंजाब चुनावों पर बड़ा बयान दिया है। नैनपाल रावत के मुताबिक इस बार पंजाब चुनावों में ऐसा कुछ होगा कि भाजपा के सहयोग से ही पंजाब में अगली सरकार बनेगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली पीटीसी न्यूज पर दिया है हमारे साथ खास बातचीत में। देखिए। निर्दलीय विधायक व हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। रावत साहब, जो पहला मेरा सवाल है वो यही है कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री पंजाब में आए थे और वहाँ उनका जो है किसानों द्वारा या कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोक लिया गया था। उसके बाद ये भी कहा गया कि उनकी जान को खतरा था उस समय। तो किस तरह देखते हैं पूरे इंसिडेंट को? और एक स्टिंग भी नया सामने आया है, उसमें भी जो ये दावा किया जा रहा है कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का हाथ था। देखिए, अभी आपने एक बात कह के कि भाई स्टिंग जो हुआ है वो सबके सामने आ रहा है और जो एसएचओ या अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है कि भाई रैली में लोगों को नहीं जाने देना है, उसमें कई जो व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी थे या अन्य थे उनके सर भी फोड़े गए हैं, उनको वहाँ से वापस भेजा गया है। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री को रोककर और इस तरह की हरकतें करना, ये लोकतंत्र के ऊपर एक गहरी चोट है। ये एक देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को धक्का है और ये जो षड्यंत्र पंजाब की सरकार ने ये जो रचा है, ये इतिहास में गिना जाएगा कि इस तरह की संवेदनशील जो पोस्ट है, जो अपने आप में सर्वोच्च पद है और वो भी इस प्रकार के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री को, जो इस देश के 130-35 करोड़ लोगों को रात और दिन किस तरह आगे बढ़ाया जाए, किस तरह इनके जो हर प्रकार के कार्य करके उनको आगे किया जाए, जो केवल देश हित के विषय में सोचते हैं। इवन जो अदर कंट्रीज़ हैं वो आज हमारे इंडिया भारत को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मोदी जी की देन है और उनको रोक करके ये जो घिनौना अपराध इन्होंने किया है, जनता इनको किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेगी। जनता इसको आने वाले चुनाव में इस बात की सज़ा ज़रूर देगी। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की जो सरकार वहाँ पर अभी है, उसको निश्चित तौर पर इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को उस दौरान जो है जान का खतरा था? और ये भी बीजेपी की ओर से कहा गया कि वो जो रैली थी वहां तक ना पहुंचने देने का प्रधानमंत्री का एक कांग्रेस की ओर से ये षड्यंत्र था। लेकिन हालांकि कांग्रेस ने कहा 700 व्यक्ति वहां पर बैठे थे, भीड़ थी नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री ने एक राजनीतिक इसको जो है रूप देने की कोशिश की। देखिए, जिस प्रकार से मैंने सुना है, जो सुरक्षा प्रधानमंत्री महोदय के पास होती है, उनको जो ये 15 से 20 मिनट पुल के ऊपर जो खड़ा किया गया किसानों ने, उपद्रवियों ने, या मैं कहता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, 1 मिनट का भी मुझे जैसा पता लगा कि 1 मिनट भी उनके काफिले को एक जगह पे रोक नहीं सकते। उसको तुरंत मूवमेंट में लाया जाता है, तुरंत वहाँ से मूव किया जाता है। इतने समय एक जगह एसपी जी को अब इस बात के आदेश हैं कि वो इतना बड़ा व्यक्ति कभी भी 1 सेकंड के लिए भी, मतलब कुछ ही क्षण के लिए रुक सकते हैं, उसके अलावा उनको जो ना काफिला मूव करना पड़ता है। लेकिन दोनों तरफ से, आगे भी और पीछे भी, जिस प्रकार से वो वापस नहीं जा सकते थे, तो एक सोची समझी जो साजिश के तहत प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया। और मैं समझता हूँ कि पहले भी इस तरह के केस इन कुछ लोगों ने, मैं कहता हूँ कि इसमें आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो निश्चित तौर पर जान को खतरा तो था ही, क्योंकि जब दोनों तरफ से एसपीजी कहती है कि हम 1-2 मिनट से या 1 मिनट से ज़्यादा प्रधानमंत्री के काफिले को कहीं नहीं रोक सकते, और ऐसे वक्त में 15 से 20 मिनट अगर वहाँ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान को खतरा तो प्रधानमंत्री को था ही। जैसे आपने कहा कि इसमें जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उसमें उपद्रवी या जो है आतंकवादी भी हो सकते हैं, इस तरह की आपने संभावना जताई। तो उस भीड़ में इस तरह की संभावना कहीं ना कहीं आपको लगती?
नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखी गई है। मैं तो वही बता रहा हूँ कि ये तो सब कुछ सामने ही आ गया। स्वयं प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि भाई उनके वित्त मंत्री को कि भाई धन्यवाद कहना मुख्यमंत्री को कि मेरी जान जो है बच गई और तुम अपने मकसद में जो कामयाब नहीं हो सके, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। पंजाब में क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट के कारण जो है कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश का जो व्यक्ति है बहुत संवेदनशील है, हर बात को समझता है, और केवल अगर इस तरह से सरकार बनती तो शायद भारतीय जनता पार्टी तो आज दूसरी योजना काम कर रही है, कहीं भी किसी स्टेट में इनकी सरकार नहीं बनने देते। तो ये क्योंकि ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया को लोकतंत्र के माध्यम से चलाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी घिनौनी अपराध, ऐसी घिनौनी बातें किसी भी पार्टी और सरकार को शोभा नहीं देते। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का दिया हुआ एक बड़ा बयान सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एफसीआई ने कहा है कि उनके जो मानक हैं यानी उनके जो नियम हैं उनमें ऐसे सैकड़ों चावल की बोरियां हैं, लॉट है जो उनके मानकों पर खरा नहीं उतरे और 79 ऐसे लॉट हटा दिए गए हैं। 2200 ऐसे चावल की बोरियां हैं, मीट्रिक टन चावल हैं जिनको लौटाया गया है क्योंकि उनके मानकों पर वो खरा नहीं उतरा है। और क्या कुछ कहा एफसीआई के प्रतिनिधि ने, आपको सुनाते हैं पीटीसी न्यूज से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत। एफसीआई के उप महाप्रबंधक क्षेत्र प्रदीप सिंह हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, एफसीआई ने इस बार से एक नई व्यवस्था करी थी कि जो राइस मिलर 3 महीने से ज़्यादा पुराने जो चावल लेके आएंगे उनको आप पकड़ लेंगे और उसके बाद वो पूरे का पूरा जो लॉट है उन्हें वापस कर देंगे। तो इसमें अभी तक कितने ऐसे राइस मिलर्स को आपने पकड़ा जो पुराना जो चावल है वो एफसीआई को देना चाहते थे, और कितनी की ये जो आपकी मुहिम है ये कितनी कारगर साबित हुई? अभी तक 79 लॉट रिजेक्ट किए गए हैं मिक्स इंडिकेटर मेथड में। ये एकदम नया केमिकल टेस्ट भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया है। इसके माध्यम से हम लोग चेक करते हैं कि चावल कितना पुराना है। जो नया चावल है उसमें हरा रंग या एवोकाडो ग्रीन आता है और 3 महीने से ज़्यादा पुराने में पीला रंग आता है। तो जिस भी चावल का पीला रंग टेस्ट ट्यूब में हमको दिखाई देता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और इसकी वैलिडिटी बहुत हाई है, एकदम फुल प्रूफ टेस्ट है। इसको ये संभावना बहुत कम है कि कोई राइस मिलर पुराना चावल ला पाए। जैसे अभी आपने कहा कि 79 के करीब राइस मिलर्स थे जो कि पुराना चावल एफसीआई को देना चाहते थे, आपने उनको वापस कर दिया। कुछ इस तरह के भी राइस मिलर्स हैं जिनका एक बार नहीं 2 बार भी इस तरह का प्रयास किया गया और फिर पकड़े गए, उनके लिए जो है क्या आप कार्रवाई करेंगे या उनके लिए क्या पेनल्टी का प्रावधान जो है एफसीआई या हरियाणा सरकार की ओर से रहेगा? ये जो राइस मिलर हम लोगों को सीएमआर की डिलीवरी देते हैं इनका अनुबंध राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ ही होता है। तो हमने राज्य सरकार की जो भी एजेंसी है उनको हिदायत दे दी है कि जो भी राइस मिलर रिपीटेड ऑफेंडर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर वो पुराना चावल लाते हैं तो हम उनको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हैं सर, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया कि 1 से ज़्यादा बार जो है इस तरह का प्रयास किया गया, इस तरह के भी राइस मिलर्स हैं? अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया कि जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं, फिर भी हम लोग इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जैसे एक राइस मिलर है उसने जब चावल एफसीआई को देना होता है तो क्या प्रोसेस रहता है? कोई पोर्टल है कि जिसके ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? क्या प्रोसेस जो है वो रहता है? इस बार हमने राज्य सरकार की मदद से एक नया सीएमआर पोर्टल विकसित किया है, ये जिससे ऑनलाइन चावल की प्राप्ति होती है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट मेथड में। जो लॉट नंबर जनरेट होता है उसके बाद राइस मिलर ऑनलाइन ही अपने को रजिस्टर करता है और ऑनलाइन ही उसका गेट पास जनरेट होके हमारे एफसीआई के गोदाम में आ जाता है। और जब एफसीआई के गोदाम में उनका ट्रक आता है तो वो बेवरेज पे एंट्री होती है। हमारा डिपो स्टाफ उसको एक्सेप्ट करता है गनी वगैरह चेक करके। उसके बाद हमारा टेक्निकल स्टाफ चावल की एनालिसिस करके उसके सारे रिफ्रैक्शन ऑनलाइन फीड करता है, कितना ब्रोकन है, कितना मॉइस्चर है,
उसके बाद सब स्वीकृत हो जाता है, तब वो एजेंसी के पास दोबारा जाता है। एजेंसी वहाँ पे बिल जनरेट करती है और ऑनलाइन ही बिल हमको सबमिट किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दिया हुआ एक बड़ा बयान सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे प्रदेश के बिजली मंत्री के दिए एक बड़े बयान की। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एक तरफ जहां जेल में कैदियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है, वहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर यह है कि जिनके फसल डूब गए हैं इस बार बारिश की वजह से, उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। और जब 24 घंटे बिजली रहेगी तो नेचुरली वो ज़्यादा फसल के लिए काम कर पाएंगे। देखिए पीटीसी न्यूज़ के साथ ही एक्सक्लूसिव बातचीत। प्रदेश के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। चौटाला साहब, जो जेल में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि हर तरफ हरियाणा में जो है कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन की बात करें तो लगभग 6000 जो केस है 24 घंटे के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। तो जेलों में किस तरह की स्थिति है, क्या उसके लिए एहतियात बरती जा रही है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो रहा है, पर मैं नहीं समझता कि कहीं ठीक फीडबैक आता हो। जी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जो टीवी में आ रहे हैं 7 जजेज को हो गया, सुप्रीम कोर्ट के 250 कर्मचारी को हो गया, पार्लियामेंट के 450 लोगों को हो गया, तो ये आंकड़ा कितना सही हो सकता है? मैं क्योंकि जब मैं चेक कराऊंगा तभी पता लगेगा ना जी। जो लोग कुछ बीमार हुए कह दिया, उनका सरकार ने चेक कर दिया, वो उन पे आंकड़े आ गए। बाकी बहुत लोगों में फैला हुआ है, पर मैं इसे ज़्यादा अब के खतरनाक नहीं समझता, क्योंकि अब के देख रहे हैं हॉस्पिटल में जब पिछली बार जब 2 लाख का आंकड़ा आया था तो सब हॉस्पिटल में आपाधापी मच गई थी। कहीं बेड के लिए लोग भाग रहे थे, कहीं ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे। अब के ऐसे हालात कहीं नहीं, सारे हॉस्पिटल में सारे खाली पड़े हैं। तो इसका बहुत सीरियसली लोग नहीं ले रहे, पर अपना एहतियात तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी नाइलाज बीमारी है जिसके लिए कोई चांस नहीं लिया जा सकता। तो मेरा भी सबसे निवेदन है कि अपने आप को सोशली डिस्टेंस करें, मास्क लगा लें। अगर ये कर लेते हैं तो हम बहुत बचे रहते हैं, बहुत अपने आप की मदद हो सकती है। तो जेल में भी एहतियात बरती जा रही, क्योंकि सरकार जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनके लिए कई जो है कड़े निर्देश दिए गए थे। जेलों में जो कैदी हैं उनकी वैक्सीनेशन कहाँ तक जो है, दोनों डोज लग चुकी है सभी? हमारे जेल में काफ़ी लोगों को 2-2 डोज लगी है, तकरीबन हरियाणा में सभी को लगी, कोई एक आधा रहता होगा, बाकी नहीं है। और उसके बाद फिर बूस्टर डोज जब लगती है, जब उसको 9 महीने हो जाते हैं, जिसको 9 महीने हो गए उसके बूस्टर डोज भी लगेगी, वो उसके मांगने पर दी जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारे जेल में 6-7 कैदियों को हुआ था, उन्हें तुरंत मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। बाकी ऐसा अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो, पर यह है कि कोविड पहले बहुत बदनाम हो गया, तो ध्यान तो रखना चाहिए। मतलब अगर कोई कैदी बूस्टर डोज की डिमांड अगर जेल विभाग के सामने करता है तो उसको बूस्टर डोज लगेगी, कब से शुरुआत है? तुरंत दी जाएगी, तुरंत दी जाएगी। कब से? जो नहीं, जहाँ के मांग रहे हैं दे रहे हैं हम, जहाँ कोई मांग रहा है तुरंत दे रहे हैं। कहीं भी 1 मिनट में हर तैयारी से बैठे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो भी सर जो लागू होती है, क्योंकि एक ही बैरक में देखा गया, क्योंकि हरियाणा की जेलें जो है ओवर हैं कैदियों से, तो उनमें किस तरह की व्यवस्था रखी? हमारे स्टूडेंट जेल हैं वो इसे मेंटेन कर रहे हैं। तब जब कोरोना आ गया था तब भी तो करा था, पिछली बार जब दूसरी बार की लहर थी बहुत खतरनाक थी, तब भी सारा कुछ इंतजाम करा गया था। ऐसा नहीं, हमारा स्टूडेंट जेल, डिप्टी स्टूडेंट जेल, बाकी दूसरे जो कर्मचारी हैं, इन बातों पर पूरी निगाह रखना है। और मिनट टू मिनट हमारे DGP से उनकी बातचीत होती है, अपडेट कर रहे हैं, मुझे भी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जाते जाते हम पशुपालकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, पशुधन विकास बोर्ड ने फैसला लिया है कि पशुपालकों का ब्याज जो है अगर वो लॉस में है तो पशुधन विकास बोर्ड भरेगा। यानी कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ पशुधन विकास बोर्ड ने हल्का किया है। पीटीसी न्यूज़ से उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन रणधीर गोलन हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। नया विभाग जो है उनको सौंपा गया है हरियाणा सरकार की ओर से।
किस तरह इस विभाग में वो डेवलपमेंट के कार्य करेंगे या फिर जो लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं उनको किस तरह संतुष्ट कर पाएंगे, इसी पर बातचीत करते हैं। गोलन साहब, सबसे पहले आपको विभाग मिला, इसके लिए पीटीसी न्यूज़ की ओर से आपको शुभकामनाएं। और वहीं पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो विभाग है ये आम जनता से, एक गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे कि वो लोग संतुष्ट हो सके? जहाँ तक पशुधन विभाग की बात है, मैं भी एक किसान हूँ और मेरे से रिलेटेड विभाग है ये। मेरी सोच है कि इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दायित्व दिया, जिम्मेवारी दी है, इसका आने वाले समय में कुछ अच्छा करके दिखाएं। और हम इसकी योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी हैं और सभी जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके हमने योजना बनानी शुरू कर दी है ताकि किसान और गरीब आदमी का भला हो सके। और एक अंतिम पड़ाव में जो आदमी खड़ा है, जो गरीब आदमी है, उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उसकी योजनाएं बनाने हमने शुरू कर दी हैं। जैसे आपने भी कहा, और ये जो विभाग है इससे आम जनता से लेकर गरीब जो तबका है ग्रामीण क्षेत्र का, वो इस विभाग से जुड़ा हुआ है। कई तरह की उनको परेशानियां रहती हैं उनके पशुओं से संबंधित। तो क्या प्रायोरिटी पर जो सबसे पहला आप चाहेंगे कि ये काम होना चाहिए जिससे कि जनता को, या कहें जो पशु पालते हैं उनको, पालकों को जो है इससे लाभ मिले? जहाँ तक पशु पालकों की बात है, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि कोई भी हॉस्पिटल ऐसा ना हो जहाँ पर पशुओं के लिए, जैसे गलघोटू की बीमारी आती थी पुराने टाइम में, जब हम खेती करते थे, पशु पालते थे। गलघोटू एक ऐसी बीमारी है जिससे काफ़ी किसान को, गरीब आदमी को नुकसान हो अगर पशु मर जाता है। एक तो उसके टिक्के टाइम पर लगे, और एक मुंह खुर की बीमारी होती है जिसमें मुंह आ जाता है पशु का और पैर लंगड़े हो जाते हैं। उसकी दवाई भी भाई हर केंद्र पहुंचनी चाहिए, और वो दवाई हर केंद्र पहुंच चुकी है। और मैंने डॉक्टरों का शिष्टमंडल आया, उनसे पूछा था भाई दवाई आ रही है? बोले दवाई आ रही है सर। तो इस प्रकार से कई प्रकार की दवाई, जैसे बुखार की है, दूध बढ़ाने की है, फरनैल है, मतलब किसी प्रकार की, किसी पशु का पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, हर प्रकार के मेरा प्रयास है कि किसी भी पूरे हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की कमी न रहे। और इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है कि हमें आने वाले समय में देसी गायों पर ज़्यादा जोर रहेगा, उसका भी हम सीमेंट बैंक में देसी गायों पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, एक साहिवाल नस्ल पर, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दुधारू पशु दूध दे और क्षमता बढ़े, गरीब आदमी का पाचक पोषक बने। ऐसी योजनाएं विचार कर रहे हैं। तो ये थी इस बार प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़ी हैपनिंग्स। अगले हफ्ते कुछ और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार।